नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मंथली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग पूरे मंथ के बारे में बात करने वाले हैं कि लास्ट मंथ में मार्केट में क्या हुआ, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल पे हमें ध्यान देना चाहिए और कौन से ऐसे सेक्टर है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए जिन्होंने लास्ट मंथ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है। और आज के वीडियो में एंड में मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूं ना जिन्होंने लास्ट नवंबर मंथ में, जैसे अभी ये नवंबर मंथ हमारा खत्म हो गया है, तो लास्ट नवंबर मंथ में बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग क्लोज दिए हैं और ये स्टॉक ने बहुत बड़े बड़े ब्रेकआउट किए हैं। जैसे एक स्टॉक ऑलमोस्ट 17 ईयर बाद ब्रेकआउट कर रहा है, एक 15 ईयर बाद कर रहा है, एक 7 ईयर बाद कर रहा है और एक स्टॉक ऑलमोस्ट 4-5 साल का ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स को हम लोग देखेंगे और भी कुछ स्टॉक्स है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। अभी हमने देखा कि लास्ट वीक में मार्केट अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग था और मार्केट ने ऑल टाइम हाई भी मार लिया और जब फ्राइडे को हमारा मार्केट खत्म हुआ तो जीडीपी डेटा भी आया और वो भी 8.2 आया, विच इज़ गुड जीडीपी डेटा। तो ओवरऑल हमारा डेटा भी अच्छा है और मार्केट भी ऑल टाइम हाई के बाद है, हाई के पास आया है और ये मार्केट ऑलमोस्ट 14 मंथ के बाद उसने ऑल टाइम हाई मारा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। चलो अभी हम लोग चार्ट में जाके देखते हैं कि कौन से लेवल है और क्या हमें देखना चाहिए। तो देखो ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ओवरऑल लास्ट मंथ अच्छा था। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो लास्ट 4 वीक में मार्केट पहले वीक खराब था, बाकी सारे वीक अच्छा था। और ये देखो ये लास्ट वीक में मार्केट ने ऑलमोस्ट 26,310 का हाई मारा। हमारा जो ऑल टाइम हाई बना था वो सितंबर 2024 में बना था, विच वॉज 26,277। अभी हमारे लिए सबसे, अगर मैं बड़े सपोर्ट की बात करूं तो वो ये स्विंग लो है, विच इज़ 25,318। और अगर आप लोगों को निफ्टी के अपसाइड लेवल पॉसिबल जो आ सकते हैं वो निकालने हैं तो आप लोगों को ये रेंज पूरा निफ्टी का कैलकुलेट करना है और 26,277 के ऊपर आपको ऐड कर देना है। तो आप लोगों को निफ्टी के ऊपर एक लेवल आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा आ सकता है। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो आप यहाँ पे देखो कि बैंक निफ्टी में है ना, अभी ये एक क्लियर बात है, लास्ट मंथ में भी हम लोग ने देखा और उसके पहले भी हम लोग देख रहे थे कि बैंक निफ्टी हो गया, फाइनेंशियल मार्केट हो गया, जो एनबीएफसी स्टॉक्स है, ये सारे स्टॉक्स निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इवन पीएसयू बैंक का जो सेक्टर है वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो ये ऑब्वियसली बैंक निफ्टी का चार्ट भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है। अब बैंक निफ्टी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो ये है 57,600 और एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 58,577 का। बट अगर आप बैंक निफ्टी की भी रेंज कैलकुलेट करके अपसाइड में डालोगे तो आप लोगों को इसके अपसाइड के लेवल पता चलेंगे। अब हम लोग आते हैं हमारे सेक्टर एनालिसिस के ऊपर। अब सेक्टर एनालिसिस पे जाने से पहले मैं आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि विजय भाई मार्केट बहुत रिस्की है, और देखो बात ये बिल्कुल सही है। हर एक इन्वेस्टर को अपना पूरा जो पैसा है ना वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं रखना चाहिए। आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और अगर आप लोगों को पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है और जो नॉर्मल हमारा जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है उससे बेटर रिटर्न भी चाहिए, तो आप सब लोगों के लिए जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है बॉन्ड इन्वेस्टिंग, जहां पे आप अपना पैसा गवर्नमेंट और कंपनीज को लैंड करते हो और इसके बदले वो आप लोगों को फिक्स इंटरेस्ट देते हैं। अब देखो सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि भाई अच्छे बॉन्ड्स हम लोग कहां से ढूंढे जहां पे ट्रस्ट भी हो और ट्रांसपेरेंसी भी हो। तो देखो इसके लिए मैं पर्सनली एक प्लेटफॉर्म यूज करता हूं और आप लोगों को भी वही सजेस्ट करूंगा, वो है विंट वेल्थ। विंट वेल्थ पे आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मिलते हैं और यहाँ पे आप बॉन्ड्स को कभी भी बाय और सेल कर सकते हो बिना किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के, और वो भी बिल्कुल सिंपल और ट्रांसपेरेंट तरीके से। और मुझे विंट वेल्थ की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे उनके प्लेटफॉर्म पे जो भी बॉन्ड लिस्ट होते हैं ना, ये उनको प्रॉपरली वेरीफाई करते हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स जो भी है, उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री, उनकी रीपेमेंट हिस्ट्री, ये सारी चीजों को चेक करने के बाद ही वो अपने प्लेटफॉर्म पे बॉन्ड को लिस्ट करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि विंट वेल्थ जो भी बॉन्ड अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करता है उसमें अपना खुद का पैसा भी इन्वेस्टमेंट करता है ना। ये एक बहुत बड़ी बात होती है अगर हम ट्रस्ट की बात करें तो। चलो आप लोगों को एक बॉन्ड ओपन करके दिखाता हूं और बताता हूं कि यहाँ पे आप सारी डिटेल कैसे चेक कर सकते हो और ये बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ये विंट वेल्थ का प्लेटफॉर्म है।
यहाँ पे आप देख रहे हो अभी यहाँ पे टोटल 26 ही बॉन्ड है जो अभी Wind12 के ऊपर लिस्टेड है। उसमें भी जो है फुल्ली रीपेड जो बॉन्ड है वो अभी तक 105 है, और जो बॉन्ड सोल्ड आउट हो गए हैं वो 182 है। तो देखो, अगर आप एनएससी के वेबसाइट पे जाओगे ना और वहाँ पे बॉन्ड की लिस्ट देखोगे तो आपको 200 से भी ज़्यादा बॉन्ड वहाँ पे मिल जाएंगे। बट जो मैंने आपको पहले बोला था कि यहाँ पे बहुत कम ही बॉन्ड लिस्टेड होते हैं जो Wind12 से वेरीफाई होते हैं, प्रॉपर सारी चीज़ें रीचेक होती है। तो अभी Wind12 पे सिर्फ 26 बॉन्ड लिस्टेड है। और अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे देखना है हाई रेटेड बॉन्ड कौन सा है, शॉर्ट टेन्योर कौन सा है, हाई रिटर्न वाला कौन सा है। भाई आपको सिर्फ 1000 का इन्वेस्टमेंट करना है तो भी आप वैसे बॉन्ड देख सकते हो। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, ये मुथूट कैपिटल वाला जो बॉन्ड है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो कैटेगरी है, मतलब इसका जो रेटिंग है वो A+ है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 का है। और ये ऊपर आप देख रहे हो मुथूट मिनी गोल्ड वाला जो बॉन्ड है उसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1000 है। चलो हम लोग 1000 वाला ओपन करके देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखो उसका जो YTM है, मतलब यहाँ पे उसका है 11.25, और उसका जो मेच्योरिटी है वो 22 मंथ्स का है। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका रेटिंग 1 है। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिटर्न कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो देखो, जो AAA वाले बॉन्ड होते हैं उसमें 7 to 8% रिटर्न होता है। फिर जो AA वाले बॉन्ड होते हैं उसमें 8 to 9.5% वाला रिटर्न होता है। और जो A वाले बॉन्ड होते हैं रेटिंग वाले, उसमें आपको 9.5 से 11.5% का रिटर्न मिल सकता है। और जो BBB वाले बॉन्ड होते हैं उनमें 11% से 12% तक का भी रिटर्न मिल सकता है। अब मैं पर्सनली आप लोगों को, मतलब मेरा पर्सनल जो फेवरेट होता है वो A कैटेगरी वाला ही, मतलब A रेटिंग वाला ही बॉन्ड होता है। अभी ऑब्वियसली जितनी कम रेटिंग उतना ज़्यादा रिटर्न, और जितनी ज़्यादा रेटिंग उतना कम रिटर्न। अब यहाँ पे देखो, आप लोग यहाँ पे मिनिमम 1000 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो आप यहाँ पे प्लस करके बढ़ा भी सकते हो। और यहाँ पे देखो, आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे देखने मिलेगी कि भाई आपका मेच्योरिटी होगा तब आपको इतना पैसा मिले, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना है, आपको मेच्योरिटी के बाद इतना रिटर्न मिलेगा। और आपको कौन से महीने में, मतलब हर महीने का यहाँ पे आप लोगों को ट्रांजेक्शन दिखाया है कि भाई आपको ये महीने में इतना % आपको रिटर्न मिलेगा, ये महीने में इतना मिलेगा। और इन द लास्ट आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा कि भाई आपका 6000 आपका जो प्रिंसिपल है वो भी आपको मिल जाएगा, प्लस रिटर्न आपका इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूरी सारी डिटेल देखने मिलेगी। और भी अगर समझो इसके बारे में आपको बॉन्ड्स के बारे में और पता लगाना है कि भाई ये बॉन्ड कौन सी कंपनी इशू कर रही है, इसके फाइनेंशियल्स क्या है, इसकी रेटिंग्स क्या है, अगर आपको इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो भी वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो सिंपली आप इन्वेस्ट नाउ करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ये बॉन्ड में कर सकते हो। मतलब आप लोगों को एकदम ट्रांसपेरेंसी मिलती है हर एक बॉन्ड की डिटेल में। तो डेफिनेटली आप लोगों को Wind12 का प्लेटफॉर्म चेक करना चाहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां जाके डेफिनेटली Wind12 के प्लेटफॉर्म को चेक कर सकते हो और आप भी अपनी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हो एक सिंपल क्लिक से। तो अब आते हैं हम हमारे सेक्टर एनालिसिस के ऊपर, और हम लोग क्या करने वाले हैं ना, लास्ट वीक में भी चेक करेंगे कौन से सेक्टर ने स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया है, और लास्ट मंथ के इसमें भी देखेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट नवंबर मंथ अभी खत्म हो गया है। तो पहले हम वीकली में देखेंगे जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है वो है निफ्टी CPSE, फिर डिफेंस, PSE, ऑयल एंड गैस, और जो लास्ट वीक में आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है वो है मिड एंड स्मॉल, जो फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर है, फार्मा है, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स बैंक वाला है, मेटल है, मीडिया है, PSU बैंक है, और IT भी यहाँ पे दिख रहा है। तो IT ने भी थोड़ी बहुत कमबैक की है लास्ट वीक में। और अगर हम लोग लास्ट मंथ की बात करें कि आउट परफॉर्मिंग सेक्टर कौन सा है, तो यहाँ पे देखो मिड एंड स्मॉल कैप का जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है वो है। उसके बाद अगर हम लोग PSU बैंक देखें तो वो सेक्टर है। IT सेक्टर लास्ट मंथ में आउट परफॉर्मर आया है, फार्मा और कैपिटल मार्केट। तो ये सेक्टर एनालिसिस करने से हम लोगों को एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है कि भाई लास्ट वीक में कौन से सेक्टर ने परफॉर्म किया है और कौन से सेक्टर ने खराब परफॉर्म किया है। अभी देखो, अगर हम लोग अदर फैक्टर एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट डेटा जो बोलता हूँ हमेशा FIS का,
वो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब लास्ट वीक में मैंने देखा कि एफआईएस ने 2-3 दिन सेलिंग तो की है, बट जो 2 दिन इन्होंने बाइंग की है ना, उसमें से सबसे अच्छी बाइंग इनकी 27th की है, नवंबर की। ये डे पे इन्होंने बहुत अच्छी बाइंग की है। अभी आई विश कि ये लोग का नंबर अभी मिक्स आ रहा है बाइंग सेलिंग का। किसी एक आधे हफ्ते में अगर इन्होंने कंटिन्यूसली बाइंग किया तो हमारे मार्केट के लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 99.80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 11.62 के आसपास ट्रेड कर रहा है, विच इज़ अ गुड एंड नॉर्मल नंबर। अगर हम लोग क्रूड ऑयल की बात करें तो ये $59 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यूएसडी आईएनआर, खैर अपना रुपया वीक होते जा रहा है, बट यूएसडी आईएनआर का जो प्राइस है वो 89.41 है। तो यूएसडी जो है वो कंटिन्यूसली स्ट्रांग होते जा रहा है और हमारा रुपया वीक होते जा रहा है। अब आते हैं हमारे आज के सारे स्टॉक्स के ऊपर। और मैंने क्या सोचा है ना कि हर हफ्ते में आप लोगों को अच्छे स्टॉक्स बताता हूं कि कहाँ पे अच्छे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, कहाँ पे अच्छा पैटर्न बन रहा है। तो मैंने सोचा कि जब हमारा मंथ एंड होता है तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि कहाँ पे अच्छे स्टॉक्स ने मंथली बेसिस पे क्लोज दिया है, बड़े बड़े ब्रेकआउट आए हैं। तो एक डिस्क्लेमर आप लोगों को देना चाहता हूं, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं यहाँ पे आप लोगों को कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। यहाँ पे जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ना, चार्ट्स और जो भी सारी चीज़ें, वो मेरा प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस का जो मेरा जो आइडिया है या मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप अपने एनालिसिस को और बेटर बना सको। तो इसको ज़रा भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन मत लेना। इनफैक्ट आप लोग इसको ऐसे ले सकते हो कि विजय भाई ने कौन से स्टॉक्स बताए, उसके पीछे का रीज़न क्या था और ये सारी चीज़ें। तो आई होप आप ये चीज़ को समझोगे। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक है जिसने लास्ट मंथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है वो है सिटी यूनियन बैंक। और आपको याद है मैं हमेशा बोलता हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये मेरा एक मतलब एक मेरा मेथड है। पहले आप लोगों को मार्केट को देखना चाहिए कि मार्केट क्या है। मेरे लिए मार्केट इज़ ब्रह्मा, फिर विष्णु को देखना चाहिए विच इज़ सेक्टर, और फिर महेश मतलब स्टॉक। मतलब इसको हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस भी बोल सकते हैं। और तो यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी अच्छा है, सेक्टर जो है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो भी अच्छे हैं, और उसके अंदर अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो वो भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों के साथ एल&टी फाइनेंस और एबी कैपिटल शेयर किया था, तो वो देखो कितना अच्छा परफॉर्म कर दिया, बिकॉज उनके सेक्टर भी स्ट्रांग थे और उनका मार्केट जो ओवरऑल मार्केट है वो भी सेंटीमेंट अच्छा था। तो अब देखो यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक में बहुत सिंपल एनालिसिस है। 2020 में इसने हाई मारा था, उसके बाद ये कभी भी, मतलब इनफैक्ट ये कोविड के बाद कभी भी ऊपर नहीं गया था, और ये मैंने आप लोगों के साथ एक संडे वाले वीडियो में शेयर भी किया था। अब ये देखो ये मंथ में ये स्टॉक ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम भी अच्छे है यहाँ पे और इसका सेक्टर अच्छा है, तो ये स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। इसका ब्रेकआउट जो है वो 250s के आसपास आया है, अभी ये 270s के आसपास चल रहा है। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे, अगर ये यहाँ पे कूल डाउन करता है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेकआउट देता है तो आपको एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। अगर या फिर ये वापस रीटेस्ट करता है तो आप लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, 227 या 220 के नीचे अगर ये स्टॉक जाएगा तो वीक हो जाएगा। और अगर आपको इसकी अपसाइड पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो हमारी जो रेंज कैलकुलेशन की मेथड है आप वो यहाँ पे लगा सकते हो, और आप इसकी अगर रेंज निकाल के ब्रेकआउट के बाद ऐड करते हो तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसका अपसाइड पॉसिबिलिटी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 390 का। अब जो हमारा ये मंथ की वॉच लिस्ट में दूसरा स्टॉक है उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, और ये मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीक में ही शेयर किया था। और यहाँ पे देखो इसका मंथली क्लोज भी कितना स्ट्रॉन्ग आया है, और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2018 के बाद ब्रेकआउट कर रहा है। इसने यहाँ पे 2023 में एक अटैम्प्ट किया था, दूसरा अटैम्प्ट किया था 24 में, और वापस से फाइनली यहाँ पे अक्टूबर मंथ में इसने ब्रेकआउट दिया है। अब अगर कोई स्टॉक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल पे आके फिर रिजेक्ट हो रहा था, और ये 2 बार ऑलरेडी हो चुका है, और इसने थर्ड बार इतना स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है, तो दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। और आप इसका देखो, इनफैक्ट अगर आप सिटी यूनियन बैंक का मंथली कैंडल देखोगे तो वो ऊपर से थोड़ा रिजेक्ट भी हुआ है, पर अगर आप M&M फाइनेंस का मंथली कैंडल देखोगे तो ये रिजेक्ट भी नहीं हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। अभी इसमें भी बहुत सिंपल चीज़ है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे आते हो, ये स्टॉक वापस से 300 या 290 ब्रेक कर देगा तो ख़राब हो जाएगा,
और इसका जो ब्रेकआउट है वो 337 के आसपास हुआ है। अभी ऑलरेडी ये 370 के पास चल रहा है। अगर ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और फिर ये अपने कंसोलिडेशन को ब्रेक करता है तो आप लोगों के लिए एक अच्छी छोटे रिस्क यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के इसकी पोजीशन बना सकते हो, तब आपको एक छोटा रिस्क मिलेगा। या फिर अगर ये स्टॉक वापस से यहाँ पे थोड़ा नीचे आके आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा ब्रेकआउट के पास, तब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे अगर आप इसका अपसाइड पॉसिबल टारगेट निकालना चाहते हो तो अगेन यहाँ पे भी बड़ी सिंपल चीज़ है, इसका रेंज कैलकुलेशन निकालना है और हमें इसको ब्रेकआउट के बाद ऐड कर देना है। तो आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कि इसका अपसाइड जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 556 आ रहा है। ये हमारा दूसरा स्टॉक था। तीसरा जो स्टॉक है वो है कैनरा बैंक, और मैंने ये आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था। ये स्टॉक ने 2011 का रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा था यहाँ पे 130 के आसपास, और ये लास्ट मंथ की बात है। अभी भी ये स्टॉक कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट 3 महीने से ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे अभी यहाँ पे अभी आपने देखा पीएसयू बैंक भी आउट परफॉर्म कर रहा है एज अ सेक्टर। अभी यहाँ पे अगर ये वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा कूल डाउन होता है तो अगेन आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप ये स्टॉक में देखोगे तो 2010 का एक रेजिस्टेंस है विच इज़ 164, और ये ऑलमोस्ट 14-15 साल का ब्रेकआउट है। अगर ये 165 के ऊपर क्लोज होता है तो अपसाइड लेवल और खुल सकते हैं, ये एक आप ध्यान दे सकते हो। अभी एक जो स्टॉक है ना वो मैंने लास्ट वीक में देखा है, पर यहाँ पे मेरे कुछ डाउट है, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करता हूँ, और ये है जीएमआर एयरपोर्ट का चार्ट। अभी ये जो चार्ट आप लोग देख रहे हो ये मंथली टाइम फ्रेम का है, और इसका जो हाई बना था वो 2007 में बना था। 2007 में इसका जो हाई बना था वो था 119.65। उसके बाद ये स्टॉक बहुत अच्छा खासा नीचे चला गया था 9-10 रुपए तक। वापस से ये स्टॉक ने देखो यहाँ पे 2024 में एक 104 का एक रेजिस्टेंस बनाया था, मतलब 103 रुपया 75 पैसे ये स्टॉक आया था। वहाँ से वापस से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 68 आ गया था। अब वापस से यहाँ पे वो ब्रेकआउट दे रहा है, और अगर आप ये लास्ट मंथ का कैंडल देखोगे तो अगेन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। तो अगर आप इसके ऑल टाइम हाई से एक ट्रेंड लाइन बनाते हो तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो, एक ब्रेकआउट हुआ है इसका ट्रेंड लाइन का। तो बस यही एक चीज़ अच्छी है इसमें, बट इसका भी नेक्स्ट जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 2008 का हाई है विच इज़ 119.65। तो ये स्टॉक भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो सिटी यूनियन बैंक हमारा एक हो गया, दूसरा हमारा हो गया महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, तीसरा हमारा कैनरा बैंक, चौथा हमारा जीएमआर एयरपोर्ट, और एक स्टॉक जो और एक आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए ये मंथ के लिए वो है वेदांता। अब वेदांता में आप देखो ऑलमोस्ट 15 ईयर्स के बाद, मतलब 2010 में वेदांता ने यहाँ पे हाई मारा था विच इज़ 495। अगेन वेदांता में भी यही चीज़ हुई है। सितंबर 2024 में वेदांता ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, बट ये ब्रेकआउट भी फेल हो गया, और वापस से अब ये स्टॉक यहाँ पे स्ट्रेंथ बता रहा है। तो ये स्टॉक ने अभी तक एक स्ट्रॉन्ग क्लोज तो नहीं दिया है मंथली वाइज, बट मेरा वॉच ये स्टॉक पे है क्योंकि मेटल इंडेक्स भी अच्छा कर रहा है। मेटल इंडेक्स में मेरे जो मुझे ऐसे लगते हैं जो 2 स्टॉक ज़्यादा अच्छे हैं वो है वेदांता और जिंदाल स्टील। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनता है विच इज़ 460s के आसपास मेरा स्टॉप लॉस बनता है। यही एक चीज़ की प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर बना है वो अच्छा है। अभी इसके अलावा अगर आप देखोगे तो थायरोकेयर ने भी 2 हफ्ते पहले ब्रेकआउट दिया था, उसने वापस से अपने ब्रेकआउट लेवल के पास आया है, और ये 4 साल का ब्रेकआउट है। इसमें बोनस भी आया है। अभी मेरे ख्याल से आपके पास अगर 1 शेयर होता तो 3 शेयर हो गया है। और जो दूसरा है वो यथार्थ हॉस्पिटल है, इसने भी रिसेंटली 2024 का ब्रेकआउट इसने अभी अगस्त में दिया था, 1 साल का ब्रेकआउट, बट वापस से ये स्टॉक ने रीटेस्ट किया है। अब यहाँ पे बात यह है कि ये जब रेड कैंडल आज बना है, मतलब ये वीक में सॉरी ये दिन में, अगर ये वीकली चार्ट हम लोग देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम भी ज़्यादा हुआ है, और यही सारे स्टॉक्स है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। और एक 2-3 स्टॉक है वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीक में शेयर करूँगा। तो बस ये था हमारा ये वीडियो। आई विश आप लोगों को हमारे सारे जो स्टॉक्स मैंने शेयर किए वो अच्छे लगे। देखो मेरा प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है, मैं मार्केट को देखता हूँ, फिर सेक्टर को देखता हूँ, फिर वो सेक्टर के अंदर स्ट्रॉन्ग स्टॉक कौन सा है उसको देखता हूँ। हर हफ्ते अपनी एक वॉच लिस्ट बनाता हूँ, हर महीने अपनी वॉच लिस्ट बनाता हूँ, जिससे हम लोगों को पता चलता रहता है ना कि भाई कौन सा स्टॉक कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आप लोगों को बॉन्ड इन्वेस्टिंग करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में विंट वेल्थ की लिंक दे दी है और पिंड कमेंट में आप वहाँ पे जाके बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसा लगा है कि ये वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ अच्छी चीज़ें शेयर की है तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हमने कल हमारे चैनल पे एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने रिसर्च एनालिस्ट की जो बनने का प्रोसेस है, मतलब आपने बहुत सारे लोग ने मुझे पूछा था कि सर रिसर्च एनालिस्ट आप कैसे बने, उसका पूरा प्रोसेस बताओ, क्या चीज़ों को करना चाहिए जिससे हम बन सकते हैं, हमारा करियर कैसे बना सकते हैं। तो उसके ऊपर हमने कल एक वीडियो डाला था हमारे चैनल पे, तो अगर अब वो भी आपको देखना है तो यहाँ पे जाके देख सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.